चलिए, चलो जी। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो, और जो मैंने आपके साथ ये स्क्रीन शेयर की है उस पे भी आप देख सकते हो। पाठ का नाम है सत्य की जीत। तो सत्य की जीत शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सत्य शब्द का क्या अर्थ होता है, तभी आपको पता चलेगा ना। सत्य का अर्थ होता है सच। आपको बताया जाता है ना, पेरेंट्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलो। तो सच की जीत कैसे होती है, एक छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, उस कहानी से आज आप देखेंगे। चलिए, तो फिर हम अपनी ये स्टार्ट करते हैं कहानी आज की, सत्य की जीत। तो सबसे पहला पेज है इसका, इस कहानी का पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 खोलेंगे सारे बच्चे। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ इसकी रीडिंग। देवदत्त नाम के एक राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। प्रजा, प्रजा कौन होती है? अब जिस देश में राजा होता है, जिस देश का एक राजा होता है, उस देश में लोग भी रहते हैं ना। तो जो लोग उस देश में रहते हैं उन लोगों को कहा जाता है प्रजा। तो उनकी प्रजा जो उनसे थी वो बहुत प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश, वो उनसे बहुत खुश रहती थी सारी प्रजा। वे अपनी प्रजा की खुशहाली और भलाई के लिए दिन रात एक किया करते थे। मतलब वो बहुत काम करते थे, किस लिए? ताकि उनकी प्रजा जो है वो उनसे खुश रहे। एक उनके न्याय मंत्री का नाम था ध्यानचंद। वे भी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध यानी मशहूर थे। वे भी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वे किसी भी मुकदमे का फैसला बड़ी समझदारी से करते थे। एक दिन राजा के दरबार में धनपत नाम का एक व्यक्ति आया। अब ध्यान से याद रखना है, दो नाम आएंगे, एक नाम आएगा धनपत और दूसरा नाम आएगा गणपत। ठीक है, ये ध्यान रखने, दो नाम मिक्स नहीं करने। ठीक है, चलो। एक दिन राजा के दरबार में धनपत नाम का एक व्यक्ति आया। उसने शिकायत की कि गणपत नाम का एक व्यक्ति उसके 100 सोने के सिक्के लौटाने से मना कर रहा है। आपको पता है ना, पुराने जमाने में नोट नहीं हुआ करते थे। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था? पुराने जमाने में होते थे सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो यहाँ पर कौन से सिक्कों की बात हो रही है? यहाँ पर हो रही है सोने के सिक्कों की बात। वैसे कभी गणपत धनपत का अब मित्र था। अब याद रखना है, जिसने पैसे दिए थे वो था धनपत, और जिसने पैसे लिए थे, जो पैसे देने से मना कर रहा था, वो था गणपत। धनपत और गणपत दो नाम है। गणपत को दरबार में बुलवाया गया। वहां वह सिक्के लेने की बात से साफ मुकर गया। उसने क्या किया? उसने कहा कि मैंने तो किसी से कोई सोने के सिक्के लिए ही नहीं है। इस बात का कोई और गवाह भी नहीं था। अब गवाह क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं तो जो इंसान उस काम को करते हुए हमें देखता है उसको हम क्या कहते हैं? गवाह कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जब धनपत ने गणपत को पैसे दिए थे तब वहां पर कोई भी गवाह नहीं था, यानी किसी ने भी उसे पैसे लेते या देते हुए नहीं देखा। कुछ बच्चे बैठ के कुछ खा रहे हैं। ये क्या खा रहे हैं भाई? पहले पढ़ लो फिर खाना। ठीक है, अब पता चल गया कौन कौन खा रहा था। सब आराम से फटाफट मुंह बंद करके बैठ गए। चलिए, वहां वह सिक्के लेने की बात से साफ मुकर गया। इस बात का कोई गवाह भी नहीं था। राजा ने मुकदमा न्याय मंत्री को सौंप दिया। न्याय मंत्री क्या होता है? मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा मंत्री होता था जो न्याय करता था। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई मार पिटाई हो गई, चोरी हो गई, तो वो क्या करता था? न्याय करता था, यानी बताता था कि कौन सही है और कौन गलत है। न्याय मंत्री ने सही फैसला करने के लिए राजा से 2 दिन की मोहलत मांगी। मोहलत होती है इजाजत, समय लेना। जैसे हमने कोई काम करना है ना, तो हम क्या कहेंगे कि हमें 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, 2 दिन का समय दे दीजिए जिसमें हम वो काम कर सके। राजा ने मंजूर कर दिया।
राजा इस मुकदमे में विशेष दिलचस्पी ले रहे थे। दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट लेना किसी काम में। तो राजा जो थे वो भी इस केस के बारे में सोच रहे थे, इस मुकदमे के बारे में, कि पता नहीं किसने किसको पैसे दिए भी हैं या नहीं दिए हैं, क्या हो रहा है। चलो आगे, अब आप पेज नंबर 12 खोल लेंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। न्याय मंत्री ने एक बार फिर दोनों का पक्ष सुना। अब फिर से उन्होंने दोनों का पक्ष सुना। एक ने कहा, किसने? धनपत ने। धनपत ने कहा कि मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन जो गणपत था वो क्या कह रहा था कि मैंने तो पैसे लिए ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है इसके, इसलिए मैं इसके कोई भी पैसे नहीं लौटाऊंगा। दोनों को 2 दिन बाद राज दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया। उपस्थित होने के लिए यानी हाजिर, प्रेजेंट। उन्हें कहा गया कि अब आप लोग चले जाओ, 2 दिन बाद दोबारा से आप यहाँ राज दरबार में, राज दरबार यहाँ जहां पर राजा बैठते हैं अपने सभी मंत्रियों के साथ। न्याय मंत्री ने अपने एक विशेष व्यक्ति को दोनों की पूरी जानकारी लेने के लिए भेजा। दोनों के उसी के हाथ दोनों के घर पानी का एक एक घड़ा भी भेजा। कुछ समय बाद न्याय मंत्री ने वही दोनों घड़े वापस मंगवा लिए। अब उन्होंने ये पता लगाने के लिए कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, एक तरकीब सोची, उपाय सोचा। उन्होंने दोनों के घरों में एक एक घड़ा भेजा, ठीक है, पानी से भरा हुआ, और कुछ समय बाद वो दोनों के घर से वो घड़ा, एक एक घड़ा वापस मंगवा लिया। 2 दिन बाद धनपत, गणपत और गणपत दोनों राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा भी न्याय मंत्री का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। उत्सुक थे यानी बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, जानना चाहते थे कि आखिर इस केस का क्या फैसला होगा, इस मुकदमे का क्या फैसला होगा। न्याय मंत्री ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गणपत झूठ बोल रहा है। अब जो न्याय मंत्री थे उनको ये बात पता चल गई कि गणपत जो है वो झूठ बोल रहा है। अब राजा बड़े हैरान हुए। राजा ने पूछा, कैसे? तुम्हें कैसे पता चल गया कि गणपत झूठ बोल रहा है और धनपत सच बोल रहा है? न्याय मंत्री ने कहा, मैंने इन दोनों के पास पानी का एक एक घड़ा भेजा था। इन घड़ों में मैंने सोने का एक एक सिक्का डाला था। घड़े वापस मांगने पर धनपत के घड़े में से सिक्का था, लेकिन गणपत के घड़े का सिक्का नदारद था। नदारद यानी गायब था। अब जो घड़े उन्होंने भेजे थे दोनों के घर में, दोनों के घर में जो घड़े भेजे थे, दोनों में एक एक सोने का सिक्का डाल दिया था। धनपत के जो घड़े में सोने का सिक्का था वो तो वापस आ गया, लेकिन जो गणपत के घड़े में सोने का सिक्का था वो गायब हो सकता था, हो चुका था, यानी नदारद यानी गायब हो गया था। महाराज, जो व्यक्ति एक सिक्का चुरा सकता है वह 500 सिक्के के लिए भी झूठ बोल सकता है। अब देखा उसने कितनी समझदारी से इस मुकदमे का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक सिक्का चोरी कर सकता है तो वो 100, 200 या 500 सिक्कों के लिए झूठ क्यों नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। राजा ने कड़कती आवाज में कहा, यदि दरबार में कोई झूठ बोलने का दुस्साहस करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। गणपत, यदि तुमने धनपत से सिक्के लिए हैं तो सच सच बता दो, झूठे साबित हुए तो बहुत सख्त सजा दूंगा। गणपत ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसने सिक्के लिए थे और शीघ्र ही लौटाने का वादा भी किया। अब उसको पता चल गया कि मेरा झूठ जो है वो पूरे दरबार में पकड़ा जा चुका है, इसलिए उसने क्या किया? इसलिए उसने कहा कि मैं ये सिक्के जल्द से जल्द लौटाऊंगा। शीघ्र मतलब जल्दी। राज दरबार में उपस्थित सभी ने न्याय मंत्री की बुद्धिमत्ता की तारीफ की, यानी उसकी समझदारी की तारीफ की। जिस तरह उसने सिक्के चुराने के इस मुकदमे को हल किया, उन सब ने उसकी बहुत तारीफ की। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अंत में सदा सत्य की ही जीत होती है, यानी अंत में हमेशा सच की ही जीत होती है। चलिए, अब सबको कहानी समझ में आई? कहानी में कितने कैरेक्टर है याद रखना है? 2 पात्र हैं, एक है धनपत और दूसरा है गणपत। धनपत कौन था? जिसने पैसे दिए थे। और गणपत कौन था? जिसने पैसे लेकर वापस करने से मना कर दिया था, यानी जिसने झूठ बोला था। लेकिन न्याय मंत्री की समझदारी ने उसके उस झूठ को पकड़ लिया। अब फटाफट मुकदमा का मतलब क्या?
किस मुकदमा यानी केस बेटा, केस, केस करते हैं ना कोर्ट में जब कुछ गलत होता है तो उसे हिंदी में हम बोलते हैं मुकदमा। अब फटाफट चैट विंडो में लिखिए कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। फटाफट से आपने चैट विंडो में बताना है, जल्दी से चैट विंडो में। गुड, वेरी गुड। क्या सीखा हमने कि हमेशा सच की ही जीत होती है, इसलिए हम सबको सच बोलना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितनी जल्दी जल्दी चैट विंडो रन करी, वेरी गुड। चलिए शाबाश। अभी हमने जो भी हम बात करेंगे आपने उसका उत्तर कहाँ देना है, आपने हमेशा उसका उत्तर देना है चैट विंडो में, ताकि हमारी क्लास में बिल्कुल भी शोर ना हो, आराम से हम लोग पढ़ें। चलो जी, अब करेंगे हम इसकी आज बैक एक्सरसाइज करनी है हमने। तो बैक एक्सरसाइज करने जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आते हैं, शब्द अर्थ। ठीक है, जो आज आपको काम कराया जाएगा आपने वो काम अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। नोटबुक का काम आज आपका कोई भी नहीं है, समझ गए? नोटबुक का काम कोई नहीं है, आज आपने जो करना है वो बुक में ही करना है। तो आपकी बुक में शब्द अर्थ तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपने उसमें कुछ भी नहीं करना है। नेहा बेटे अपना कैमरा कवर मत करो बुक के साथ। हाँ चलिए, तो सबसे पहले है प्रजा। प्रजा मतलब मैंने आपको बताया राज्य की जनता जो उस राज्य में रहते हैं। लौटाना, वापस करना। गवाह, गवाह क्या होते हैं, साक्षी। साक्षी मतलब जो देखते हैं किसी काम को होता हुआ। मंजूर यानी स्वीकार। पक्ष यानी बात, हम कहते हैं ना मुझे मेरा पक्ष रखने दो, आप अपना पक्ष बाद में रखना, यानी मुझे मेरी बात कहने दो, आप अपनी बात बाद में कहना। उसके बाद है प्रतीत होना यानी महसूस होना, किसी चीज को फील करना। कड़कती यानी तेज। साबित यानी प्रमाणित करना या सुनिश्चित करना, या फिर हम इंग्लिश में जिसे बोलते हैं प्रूव कर देना, साबित कर देना अपनी बात को कि कौन सही है और कौन गलत है। बुद्धिमता, बुद्धिमता यानी अक्लमंदी, है ना, अक्ल से काम करना, बहुत अच्छा काम करना, मजा आ जाए जिसे सुन के। भाविका बताइए मैं ऑडिबल हूं? भाविका, मैम यस। ओके मैम योर वॉइस। ओके बेटा, थैंक यू। चलिए, बुद्धिमता के बाद है मुकदमा। मुकदमा यानी विवाद, मामला, केस। जैसे यहाँ क्या मामला था, झूठ बोलने का मामला था। उसके बाद है मुकरना। मुकरना यानी अपनी म्यूट रखेंगे सारे बच्चे। असीन आप अनम्यूट हो गए थे, मैंने आपको म्यूट कर दिया। उसके बाद है मुकरना। मुकरना मैंने आपको जैसे बताया, पलट जाना, मना कर देना कुछ। जैसे गणपत ने किया, पैसे ले लिए पर बाद में वो अपने आप को म्यूट रखेंगे सारे बच्चे प्लीज। उसके बाद है मोहलत। मोहलत यानी समय लेना। दिलचस्पी आपको बताया मैंने, इंटरेस्ट जिसे हम रुचि बोलते हैं। उत्सुक यानी इच्छुक, ईगर, काम करने किसी चीज के लिए बहुत इच्छा होती है, जैसे कुछ खाने के लिए हम बड़े उत्सुक रहते हैं या घूमने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। उसके बाद है नदारद। नदारद मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना। दुस्साहस, दुस्साहस मतलब हिम्मत, बुरी काम के लिए कुछ ऐसा साहस, मतलब गलत काम करने के लिए जब कोई साहस करता है। सखत यानी कठोर। तारीफ यानी प्रशंसा। अंत में किसकी तारीफ हुई थी, न्याय मंत्री की। अब मैम जिस जिस बच्चे का नेम बोलेंगे वो बच्चा उत्तर देगा। अगर आपको कहानी समझ में आ गई है तो आप सब उत्तर दे सकते हो, लेकिन वो ही बच्चा अनम्यूट करेगा जो जिसका नाम मैम लेंगे। बाकी बच्चे अपने आंसर्स जो हैं वो चैट विंडो में लिखेंगे। मैंने चैट विंडो खोल ली है, मुझे यहां से पता चलता जाएगा। चलिए, राजा देवदत्त की प्रजा उनसे प्रसन्न क्यों रहती थी? चलिए, कौन बताएगा? एंजल बताएगी। एंजल बताओ बेटा, एंजल। मैम फर्स्ट प्रश्न। हाँ जी, पहला प्रश्न। प्रश्न नहीं बोलना बेटा, आपने बोलना है प्रश्न, आधा प्रश्न। चलिए बताइए, राजा देवदत्त की प्रजा। मैम हाँ जी बोलो आंसर। राजा देवदत्त की प्रजा उनसे प्रसन्न क्यों रहती थी? राजा देवदत्त की प्रजा उनसे
प्रसन्न इसलिए रहती थी क्योंकि वो हर प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। क्योंकि वे अपनी प्रजा की खुशहाली और भलाई के लिए दिन रात काम करते रहते थे। अपनी बुक की पेज नंबर 11 पे फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ है, वहां से रीड करोगे एक बार सारी, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा के दरबार में कौन सा मुकदमा आया? कौन सा मुकदमा आया था बताओ, कौन सा मुकदमा आया? पीयूष भारद्वाज अनम्यूट करो बेटा, बाकी बच्चे चैट विंडो में आंसर देंगे। पीयूष भारद्वाज, जपजीत कौर अनम्यूट करो, जल्दी जल्दी से, कौन अनम्यूट करेगा? असीन आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बताइए, कौन बताएगा? मेरी आवाज आ रही है? जपनूर आप बताइए बेटा, आपने हैंड रेज किया है। जपनूर, कोई भी स्टूडेंट पहले बताओ, मैम की आवाज आ रही है आपको? मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। यस प्लीज आस्क बेटा। मैम जो राजा थे, हाँ जी बोलिए मैम उनका नाम क्या था? बेटे, राजा का नाम था देवदत्त। सबसे पहला वर्ड पढ़ो अपने चैप्टर का, देवदत्त नाम के एक राजा थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजा के दरबार में कौन सा मुकदमा आया? राजा के दरबार में कौन सा मुकदमा आया था? राजा के दरबार में 100 मुद्राओं से संबंधित एक मुकदमा आया था, जिसमें एक व्यक्ति पैसे देने से मुकर रहा था। अब आप आंसर्स की टेंशन नहीं लोगे, ये सारे आंसर्स मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगी, ओके। तो ये 100 मुद्राएं मैम मतलब? हाँ जी, 100 मुद्राएं मतलब 100 सोने के सिक्के को मुद्राएं भी बोलते हैं, ठीक है। न्याय मंत्री ने अपने एक विशेष व्यक्ति को किस लिए भेजा? क्यों भेजा था उसने भेजा था कि जाकर पता करके आओ कि ये लोग दोनों धनपत और गणपत कैसे हैं, और साथ में उसने उनके हाथ, उस व्यक्ति के हाथ दोनों के घर में एक एक पानी का घड़ा भिजवा दिया था, ठीक है। राजा ने गणपत को क्या चेतावनी दी? अंत में क्या चेतावनी दी थी कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। ऐसे कहा था ना कि अगर तुम झूठे साबित हुए तो मैं तुम्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। चलिए उसके बाद आ गए आपके छोटे 1 या 2 शब्द वाले प्रश्न उत्तर। देखिए राजा का क्या नाम था? अभी बताया मैंने, राजा देवदत्त। क्या नाम था? राजा देवदत्त। उसके बाद है, राजा के दरबार में कौन अपनी समस्या लेकर आया? कि कौन आया था सबसे पहले? धनपत, क्योंकि धनपत ने 100 सोने के सिक्के किसको दे दिए थे? गणपत को। तो राजा के दरबार में कौन आया था समस्या लेकर? धनपत। उसके बाद है, न्याय मंत्री ने दोनों व्यक्तियों के पास क्या भेजा? अभी हमने पढ़ा, क्या भेजा था? जपनूर आप बताओ, न्याय मंत्री ने दोनों व्यक्तियों के पास क्या भेजा था? मैम पानी से भरा घड़ा। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद ये लिखित प्रश्न उत्तर है बेटा, ये हमने कल डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ गए सही उत्तर के सामने निशान लगाइए। चलो पहला है, न्याय मंत्री मुकदमों का फैसला कैसे करते थे? बेईमानी से करते थे, लालच से करते थे, समझदारी से करते थे, या धोखेबाजी से करते थे? बताओ कैसे करते थे? समझदारी से। हमने अभी पढ़ा ना, अब आपने देखा भी कि कितनी समझदारी से उन्होंने एक एक घड़ा भिजवा दिया जिसमें एक एक सोने का सिक्का डाल दिया। तो उन्होंने क्या दिखाई थी वहां पर? बहुत समझदारी दिखाई थी। उसके बाद है, मुकदमा कितने सिक्कों का था? चलिए यजत बताइए, यजत कितने सिक्कों का? मैम मुकदमा 100 सिक्कों का था। वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। न्याय मंत्री ने घड़े में क्या डाला था? फूल डाला था, मिट्टी डाली थी, सिक्का डाला था, या रंग डाला था?
अक्षदीप बताएगी। अक्षदीप बताओ बेटा। सिक्का डाला था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद है आपको दिए गए हुए कि दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं व जातिवाचक संज्ञाएं अलग करके लिखो। अब पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा, समझ में आना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। किसको याद है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? कौन बताएगा? संज्ञा क्या होती है, किसको याद है? संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? ओके, यजत बताओ बेटा। यजत ने हैंड रेज किया है, यजत बताओ। मैम, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम पर्सन्स को लेते हैं, और जातिवाचक संज्ञा जिसमें हम थिंग्स यानी चीजों को लेते हैं। नहीं, आपको थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा। अब देखो, मेरी क्लास में आप एक बात, हाँ जी बताइए, बताइए बेटा, बताइए, अनम्यूट करो। मैम व्यक्तिवाचक वो होते हैं मैम जो जिंदा होते हैं मैम, और जातिवाचक वो होते हैं मैम जो मरे हुए होते हैं। ओके, ये भी नहीं आएगा, हमें इसको भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मैम, मुझे याद आ गया। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। नो 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 नो, चलो अब अभी शांत सारे, अभी सारे चुप, अभी मैम बताएंगे, ठीक है? अभी मैम बताएंगे, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देके मैम आपको बताएंगे। आप क्लास में जितने भी बच्चे अभी बैठे हैं वो सब क्या हैं? स्टूडेंट्स, है ना? तो आप सबका एक कॉमन नेम है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो वो क्या हुई? वो है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? लेकिन मेरी क्लास में यजत भी बैठा है, मेरी क्लास में हर्षिका भी बैठी है, मेरी क्लास में सत्यम भी बैठा है। तो जो आपका खुद का अपना नाम है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो ओवरऑल नेम होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। अब आपको जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, आप उन सबको क्या बोलते हो? टीचर बोलते हो, है ना? ये मेरे टीचर हैं, ये भी मेरे टीचर हैं, ये भी मेरे टीचर है। तो सबका नेम टीचर थोड़े ना है, सबकी जाति क्या है? टीचर है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं विभा मैम हूं। आप मुझसे पहले कौन पढ़ा के गया आपको? अनु मैम पढ़ा के गए हैं। तो हम सबका अपना अलग अलग नाम है ना। जो हमारा अपना नाम है वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो सबका कॉमन नेम है वो होगी जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए, गांधी जी, गांधी जी सबका नेम हो सकता है या किसी एक व्यक्ति का नेम है? गांधी जी अपना नाम है, अपना नाम है ना, गांधी जी व्यक्ति है, तो ये क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद फूल, फूल देखो, अब जो एम आई ऑडिबल, एक स्टूडेंट बताएगा मैम ऑडिबल है तो कोई भी अनम्यूट करके बताइए बेटा अगर मैम ऑडिबल है। यजत, सत्यम, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का पता चल गया। गांधी जी जो है वो उनका खुद का नाम है, तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आ गया हमारे पास अगला शब्द फूल। तो फूल, गुलाब का फूल भी हो सकता है, गेंदे का फूल भी हो सकता है, सूरजमुखी का फूल भी हो सकता है। तो जितने भी हैं उन सबको हम एक कॉमन नेम से बुलाते हैं ना, एक नाम देते हैं। वो क्या नाम देते हैं हम? फूल, यानी उसकी जाति का नाम क्या हो जाता है? फूल। तो इसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब देखो मनुष्य, मनुष्य में कौन कौन आते हैं? मनुष्य में बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, स्त्री भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, सब आते हैं। तो वो क्या नाम हुआ? जातिवाचक, यानी हम सबको क्या बोलते हैं? मनुष्य बोलते हैं। उसके बाद आ गया जयपुर। अब देखो कितने सारे शहर हैं, लेकिन उस शहर का नाम क्या है? अपना नाम क्या है? जयपुर। तो जयपुर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है पुस्तक। अब आपके बैग में कितनी सारी पुस्तक है ना? पुस्तकें है ना कितनी सारी, तो वो कॉमन नेम है, तो वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब आप निकालोगे कि ये मेरी साइंस की बुक है, ये मेरी मैथ्स की बुक है, ये मेरी एसएसटी की बुक है, ईवीएस की बुक है, तब वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम उसको अकेला पुस्तक लिखेंगे तो वो होगी जातिवाचक संज्ञा। अब देखो फिर से आ गया अगला जो शब्द है भवन। भवन, फिर से बहुत सारे भवन हो सकते हैं। आपके अपने घर के आसपास कितने सारे भवन है, कितने सारे घर है, कॉमन नेम है, तो हम उसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। कुरुक्षेत्र जगह का अपना खुद का नाम है, तब हम उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब सबको संज्ञा समझ में आया? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक कौन सी होती है? जो कॉमन है, सबके लिए सेम है, वो होगी जातिवाचक संज्ञा, और जो सब अपना खुद का अपना नेम है वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मेरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं वो जातिवाचक संज्ञा क्या है? छात्र। लेकिन सत्यम क्या, अगर मैं बोलूं सत्यम कुमार तो वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोलूं विभा शर्मा तो वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं अपने आप को बोलूं कि मैं आपके अध्यापक हूं, मैं आपकी टीचर हूं, तो टीचर तो बहुत सारे हैं, तो वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? नीचे दिए वाक्यों में से सही वचन पहचान कर सामने लिखिए। चलो, पक्षी उड़ रहा है। कितने पक्षी हैं? एक या एक से ज्यादा? एक। इशारा करेंगे मैम? एक या हाँ जी बेटा। मैम जो आपने अभी कराया, मतलब आप यही कह रहे थे ना कि जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। बिल्कुल ठीक बोला बेटा आपने, बिल्कुल सही बोला। समझ में आ गया ना आप सबको? चलो, अब है नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वचन पहचान कर लिखिए। तो सबसे पहले है पक्षी उड़ रहा है। कितने हैं? एक। तो वो क्या होगा? एक वचन। बालकों ने गीत गाए। बालक एक है या एक से ज्यादा है? ज्यादा है, तो वो क्या होगा? बहुवचन। समझ गए? एक होगा तो एक वचन, और एक से ज्यादा होंगे तो बहुवचन। यजत मैम की बहुत अच्छी नकल उतार रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है यजत आपको देख के। पूरे एक्शन जैसे मैम कर रहे हैं वैसे ही यजत कर रहे हैं, राइट? ऐसे कर रहे हो कि नहीं? चलिए, उन्होंने सबको सेब दिए। सेब दिए, ज्यादा दिए ना, एक से ज्यादा, तो वो क्या होगा? बहुवचन। महिलाएं आ गई। महिला आ गई है। महिला, कितनी महिला? एक महिला, तो वो क्या होगा? एक वचन। हमें कई पुस्तकें मिली। कई पुस्तकें यानी एक से ज्यादा, तो वो कौन सा होगा? बहुवचन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पेज खोल लीजिए। नेक्स्ट पेज पर है दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अब विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं? विपरीत यानी उल्टा। याद रखना है, विपरीत यानी उल्टा। यानी अगर सत्य है तो उसका उल्टा क्या होगा? असत्य। मित्र का उल्टा क्या होगा? शत्रु। जन्म का उल्टा क्या होगा? मरण। और गुण का उल्टा क्या होगा? अवगुण। ठीक है जी। तो आज आपने क्या काम करना है बता दो मुझे। आज आपने अपनी बुक की बैक एक्सरसाइज फिल करनी है। बैक एक्सरसाइज में क्या क्या करना है आपने? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना है। ओके, तो अब आप लोग मुझसे जो पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं।